हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे मॉड्यूल कोड M4R5 की इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी की। जो इससे पहले आईओटी की क्लास हुई थी उसके अंदर हमने टॉप 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे 16 क्वेश्चन से और कुछ और समझेंगे कंसेप्ट आईओटी के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी गिवन है, वहाँ से क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। वेट, तो क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज इज करेक्ट फॉर द गैलीलियो जनरेशन 2 बोर्ड। तो यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गैलीलियो जनरेशन 2 बोर्ड की क्या फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 400 मेगाहर्ट्ज। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल में। देखो, द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस बोर्ड इज़ 400 मेगाहर्ट्ज। ये आपको याद करना पड़ेगा। द गैलीलियो जनरेशन 2 बोर्ड फ्रिक्वेंसी गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, फ्रिक्वेंसी का मतलब बेसिकली क्या है, जो आपका बोर्ड है जो वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे आपके आर्डिनो बोर्ड्स वगैरह होते हैं उस टाइप का ये बोर्ड होता है। तो जितनी ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसकी ऑपरेशन की स्पीड होगी। ठीक है, देयरफॉर द स्पीड इंक्रीजेज एज द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे उसके ऑपरेशन की स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। तो इस पर्टिकुलर जनरेशन 2 जो आपका गैलीलियो बोर्ड है उसके लिए आपकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 400 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IANA। ठीक है, IANA की फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है और इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ठीक है, बेसिकली ये वो अथॉरिटी है जो आपको आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करती है। क्या करती है ये, आपको आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करती है। आप सब लोग जानते हो कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम जो भी आपके इंटरनेट पे काम कर रहा है उसके पास, सबके पास एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, वो आईपी एड्रेस आपको कैसे मिलता है, वो IANA ने आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द फुल फॉर्म ऑफ IANA इज इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द इंटरनेट दैट मॉनिटर्स द IP एड्रेस एंड डोमेन नेम्स। ठीक है, जो आपका डोमेन नेम मिले हैं, जो IP एड्रेस मिले हुए हैं ना, उनको कौन मैनेज करता है, IANA। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर MQTT। लास्ट क्लास में हमने MQTT की फुल फॉर्म देखी थी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इसकी फुल फॉर्म आती है वो कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका एक प्रोटोकॉल या एक स्टैंडर्ड कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसका पोर्ट नंबर पूछा हुआ है। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ये यूज़ करता है आपका MQTT। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 8883। ठीक है, द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर MQTT इज़ 8883 एंड इट इज़ रजिस्टर्ड इन IANA। ठीक है, तो ये IANA से रजिस्टर्ड है। ठीक है जी, तो इसके आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन इन IoT। ठीक है, जब मैंने आपको 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज़ में आपको IoT करवाया था, जिसमें मैंने 10 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाए थे IoT के, तो जो भी स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं इसके बारे में वो प्लेलिस्ट में जाके 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे IoT के 10 क्लासेस, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे मैंने आपको मॉडल करवाए थे, लेयर मॉडल, जहाँ पे आपको बताया था कि कितनी लेयर होती है और कौन सी लेयर पे क्या काम होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो आपकी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, एंड टू एंड के लिए होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। और अगर आपसे पूछते होस्ट टू होस्ट या फिर नोड टू नोड, तो उसके लिए आपका होता क्या, डेटा लिंक लेयर। होस्ट टू होस्ट
अगर पूछ लेते या पूछते नोड टू नोड, तो उसके लिए आता डेटा लिंक लेयर, ठीक है, नोड टू नोड। तो एंड टू एंड इस वर्ड को ही पढ़ते ही आपको ट्रांसपोर्ट लेयर लगा के आना है, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट लेयर फोकसेस ऑन द एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड इट गिव्स रिलायबिलिटी एंड कंजेशन अवॉइडेंस। कंजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपके पैकेट्स डिलीवर हो रहे हैं, यूज़र जो आपका सेंड कर रहा है, एक सेंडर है एक रिसीवर है, ठीक है, सेंडर से रिसीवर की तरफ आपके पैकेट्स जा रहे हैं। रास्ते में क्या हो रहा है, मान लो जो आपका नेटवर्क है, जिस नेटवर्क से वो दोनों कनेक्टेड है, वहाँ पे कोई आपका कोलिजन हो गया या वहाँ पे ट्रैफिक आ गया, तो वहाँ पे कंजेशन हो गया ना, मतलब आपके पैकेट्स आगे ट्रैवल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सम ट्रैफिक। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके जो डेटा और इन्फॉर्मेशन जा रहा है आपका थ्रू नेटवर्क, उसके ऊपर जो कंजेशन है उसे अवॉइड करे और पैकेट्स को ईजिली रिलायबिलिटी के साथ डिलीवरी करने में आपको आसानी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू मेजर द गैसेज और लिक्विड्स, ठीक है। गैसेज और लिक्विड को अगर आपको मेजर करना है तो किस पर्टिकुलर सेंसर का आप यूज़ करोगे, ठीक है। आपके सिलेबस में सेंसर्स भी हैं और एक्चुएटर्स भी हैं, इनके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में जाके, ठीक है। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर्स पढ़ा रखे हैं और एक्चुएटर्स भी पढ़ा रखे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में IoT से, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि मेजर करता है आपके किसे, गैस को और लिक्विड को। ऑप्टिकल सेंसर, गैस सेंसर, स्मोक सेंसर या फिर प्रेशर सेंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा प्रेशर सेंसर, ठीक है। प्रेशर सेंसर आपके दोनों लिक्विड और गैस को मेजर कर सकता है। द प्रेशर सेंसर इज यूज्ड टू मेजर द गैसेज और द लिक्विड। प्रेशर इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स दैट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट फ्लूइड फ्रॉम द एक्सपेंशन, ठीक है। तो आप जानते हो कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, या होता है आपका प्रेशर, पढ़ा है हमने छोटी क्लास में, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स होती है जो कि ज़रूरी होती है फ्लूइड को एक्सपेंशन से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर बनता है आपका प्रेशर सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। विच इंटरफेस डज द फिंगरप्रिंट सेंसर यूज। जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो किस इंटरफेस का यूज़ करता है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अटेंडेंस के लिए, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अटेंडेंस के लिए एक सिस्टम लगाया जाता है और वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा के उस पर्सन की अटेंडेंस मार्क होती है। बिकॉज फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, सबके यूनिक होते हैं, तो उससे ये आइडिया लग जाता है कि वो एम्प्लॉय किस टाइम पर आया है और वो ऑथेंटिक एम्प्लॉय है ना, मतलब किसी और फेक ने तो नहीं लगा दी उसकी अटेंडेंस। तो फिंगरप्रिंट को सेंस करने के लिए एक सेंसर होता है जो कि एक पर्टिकुलर इंटरफेस का यूज़ करता है। तो उसका नाम क्या है, UART, COAP, SPI या फिर I2P इंटरफेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, UART इंटरफेस, ठीक है। ये एक इंटरफेस होता है जिसका इस्तेमाल करता है आपका फिंगरप्रिंट सेंसर, ठीक है, टू स्टोर द फिंगरप्रिंट डेटा। मतलब जो आपका फिंगरप्रिंट होता है उसका जो डेटा होता है उसको वो स्टोर कर लेता है और उसके बाद वो जब भी आप अपना फिंगरप्रिंट दोबारा लगाओगे तो उस डेटा से वो मैच करता है आपके उस डेटा को, ठीक है, प्रीवियस डेटा से आपको मैच करता है। अगर वो मैच हो जाता है तो वो फिंगरप्रिंट आपका सही है, वरना वो रॉन्ग है। इट कैन बी कन्फिगर्ड इन 1:1 और 1:n मोड टू आइडेंटिफाई द पर्सन, ठीक है। अगर मान लो 1:1 का मतलब क्या है कि एक फिंगरप्रिंट को आपको एक ही से मैच करवाना है, ठीक है। लेकिन मान लो कि कोई जैसे क्राइम हो गया कहीं पर, तो वहाँ पर क्या होता है, एक फिंगरप्रिंट को आप n नंबर ऑफ पर्सनस के फिंगरप्रिंट से मैच कराते हो, तो वहाँ पे 1:n मोड में भी काम करना पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा UART इंटरफेस, इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय USART। तो USART कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, RS-32, RS-232C, 4, RS-85, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे, आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका
232C, ये एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है जो यूज़ करता है आपका USART। USART क्या होता है, UART क्या होता है, ये सब मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल फॉर USART इन एसिंक्रोनस मोड इज RS232C, ठीक है। दिस प्रोटोकॉल डिस्क्राइब्स द फिजिकल इंटरफेस फॉर रिलेटिवली लो स्पीड सीरियल डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस एंड द कंप्यूटर्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है जब आपका जो डेटा कम्युनिकेशन है, जो कि सीरियल डेटा कम्युनिकेशन है, वो लो स्पीड का होता है, ठीक है, बिटवीन द डिवाइस एंड द कंप्यूटर। तो वहाँ पे वो आपको एक फिजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, RS232C, ठीक है। तो इसका आपको याद रखना है नाम। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रही हूँ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDLC? ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने देखा एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, ये इसका बनेगा राइट आंसर। देखो यहाँ पे द फुल फॉर्म ऑफ HDLC आपको याद रखनी है क्या होती है, और इसका काम भी आपको याद रखना है। ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, पहले इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा इसका काम क्या होता है। ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन नोड्स एंड डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो नोड्स और डेटा पॉइंट्स के बीच में डेटा का कम्युनिकेशन करने के लिए आप यूज़ करते हो HDLC का, ठीक है जी। और यहाँ पे ये हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग बिट डिफाइंस द एड्रेस बिट इन द कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। कौन सी बिट जो होती है वो डिफाइन करती है एड्रेस बिट को इन द कंट्रोल रजिस्टर। तो आपसे वहाँ पे बिट पूछी हुई है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा MM बिट, ठीक है। MM बिट याद रख लेना, कहाँ पे, कंट्रोल रजिस्टर के अंदर एड्रेस बिट का काम करती है ये। द MM बिट डिफाइंस द एड्रेस बिट इन द कंट्रोल रजिस्टर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। IoT एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बहुत सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी, दिमाग में आपको उनका जो भी प्रोटोकॉल के नाम है, फुल फॉर्म है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे समझने वाली चीज़ें जो होती हैं वो मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ा दी हैं, ठीक है। अब देखो व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ I2C, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। I2C का अनदर नेम क्या है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है टू वायर इंटरफेस, ठीक है। टू वायर इंटरफेस कहते हैं इसे, I2C का नया नाम है I2C, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, I2C protocol is also called as two-wire interface. It is simple serial communication protocol that uses the pins of microcontroller named as serial clock and serial data, ठीक है, SCL and SDA, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये यूज़ किया जाता है कौन कौन से पिन्स के द्वारा, SCL और SDA, ठीक है। ये दो पिन्स हैं आपकी माइक्रो कंट्रोलर की, ये यूज़ करती हैं इस सिंपल सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को, ठीक है। इसे टू वायर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेसिकली टू पिन्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर से यूज़ कर रही है, इसे टू वायर इसलिए कहते हैं, ठीक है। एक मिनट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन द क्लॉक लाइन SCL, ठीक है, व्हेन द क्लॉक लाइन SCL क्या था, सीरियल क्लॉक लाइन था ना, इज़ हाई, जो माइक्रो कंट्रोलर की पिन्स होती है ये वही वाली हैं, सीरियल कंट्रोल क्लॉक लाइन, सॉरी सीरियल क्लॉक लाइन। व्हेन द क्लॉक लाइन SCL हाई है, जब हाई होती है ये, द SDA इज़ डैश ट्रांजिशन। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आपका SCL हाई है तो SDA क्या होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर है लो, ठीक है, याद रख लेना। अगर ये हाई होगा तो ये वाला क्या होगा, लो होगा। व्हेन द क्लॉक लाइन SCL इज हाई, द SDA इज लो ट्रांजिशनड। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दिस डज नॉट हैपन, as you can see in the subsequent clock pulses that the data line is stable in the one state either high or low when the clock line is high, ठीक है। तो देखो जो ये कंडीशन है ना, ये बहुत कम होती है
क्योंकि जब आपकी क्लॉक लाइन हाई होती है ना, तो आपकी डेटा लाइन क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। आपने देखा होगा आपका डेटा कुछ इस तरीके से आता है 101010 इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसा मुश्किल होता है कि वो अगर हाई है क्लॉक लाइन तो आपका जो SDA है वो आपका लो हो जाए। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, लेकिन बहुत कम केस में, नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। या तो आपका डेटा हाई जाता है या तो लो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपकी डेटा लाइन जो है ना वो एक ही स्टेट में स्टेबल हो पाती है। तो इसलिए ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब आपका हाई है तो ये लो में ही रहे, ठीक है, ये वेरिएशन करती ही करती है। तो कंटिन्यू करते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। आज की क्लास में हम कवर करेंगे आपके टॉप 15 क्वेश्चन अगेन। तो 30 क्वेश्चन तक आज हम कवर कर लेंगे और उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डज द सिक्योर डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन यूज़। जो आपकी सिक्योर डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन होती है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करती हैं, XMPP, SPI, MQTT या फिर HTTPS, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका SPI, ठीक है। SPI की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SPI की फुल फॉर्म देख लो क्या होती है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, ठीक है, फॉर सिक्योर डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCDs के लिए और सिक्योर डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन के लिए SPI का इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रोटोकॉल होता है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। SPI इसका आंसर है, हाउ मैनी लॉजिक सिग्नल्स आर देयर इन द SPI प्रोटोकॉल, ठीक है। कितने लॉजिक सिग्नल्स होते हैं SPI प्रोटोकॉल के अंदर। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 5 सिग्नल्स, 6 सिग्नल्स, 9 सिग्नल्स या फिर 0 सिग्नल्स होते हैं SPI प्रोटोकॉल के अंदर। तो यहाँ पे होते हैं 5 सिग्नल होते हैं आपके किसके अंदर, SPI प्रोटोकॉल के अंदर, और उनके नाम यहाँ पे गिवन है। पहला होता है सीरियल क्लॉक, दूसरा होता है आपका मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, फिर होता है आपका मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, फिर आपका होता है सीरियल डेटा इनपुट आउटपुट एंड देन स्लेव सेलेक्ट। इनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद कर लेना 5 सिग्नल्स होते हैं SPI प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MOSI का मतलब क्या होता है। क्या ये नेटवर्क लाइन है? क्या MOSI एक क्लॉक सिग्नल दैट सेंड्स द क्लॉक सिग्नल्स फ्रॉम मास्टर टू स्लेव की तरफ, या फिर ये एक डेटा लाइन है जो कि सेंड करती है डेटा मास्टर टू स्लेव, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें से क्या काम होता है MOSI का, आपसे बेसिकली इसका फंक्शन पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो MOSI की फुल फॉर्म क्या होती है, मास्टर आउट स्लेव इन, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, ये बेसिकली क्या है, अभी मैंने पढ़ाया था आपको SPI प्रोटोकॉल की एक सिग्नल होता है, ये भी एक टाइप का, ठीक है, लॉजिक सिग्नल होता है MOSI, ये रहा, मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट। द सिग्नल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द डेटा फ्रॉम द मास्टर टू स्लेव, ठीक है। तो आपका एक होता है मास्टर जो सबको कंट्रोल करता है, एक आपका होता है स्लेव, एक से ज़्यादा भी स्लेव हो सकते हैं, ठीक है, मास्टर एक ही होगा। सो मास्टर से स्लेव की तरफ जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो आपका कौन करता है, वो आपका करता है MOSI सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हुआ था कि MOSI क्या है, तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ठीक बात है कि ये एक डेटा लाइन है दैट सेंड्स द डेटा फ्रॉम द मास्टर टू स्लेव, ठीक है। तो ये डेटा को सेंड करता है मास्टर से स्लेव की तरफ, आपको ये याद रखना है, इसे उल्टा मत कर देना स्लेव टू मास्टर, और इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना MOSI की, मास्टर आउट स्लेव इन, ठीक है। MOSI इज़ अ डेटा लाइन दैट सेंड्स डेटा फ्रॉम द मास्टर टू स्लेव। ऐसा मान लो कि मास्टर ने डेटा को भेज दिया स्लेव को, तो मास्टर आउट हो गया, आप स्लेव के पास डेटा आ गया तो स्लेव इन हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HART। तो HART की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे देख लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। HART की फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो यहाँ पे हाईवे एप्लीकेशन रिमोट ट्रांसपोर्ट, हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, हाई एड्रेस रिड्यूस ट्रांसपोर्ट, या फिर हाई एप्लीकेशन रिमोट ट्रांसपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर B, हाई एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। ये इसकी फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, इसका काम देख लेते हैं। इट इज़ अ मास्टर एंड अ स्लेव प्रोटोकॉल in which a slave device only speaks when spoken by the
मास्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका स्लेव डिवाइस है वो तभी बोलेगा जब आपका मास्टर बोलेगा, ठीक है, उससे पहले ये नहीं काम करेगा। तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, देखो एक एक आपके एक एक जो वर्ड्स हैं उनमें चेंजेस है, तो आपको एग्जैक्टली इसकी फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ जेड वेव? जेड वेव की रेंज पूछिए सिंपली यहाँ पे 30 to 100 मीटर होती है, 300 to 1000 मीटर होती है, 100 to 1000 मीटर होती है, या फिर ओनली 10 मीटर होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर है द जेड वेव इज़ अ लो पावर मैक प्रोटोकॉल डिज़ाइंड स्पेशली फॉर द स्मार्ट होम एंड स्मॉल बिजनेस डोमेन, ठीक है। स्मार्ट होम्स के लिए और स्मॉल बिजनेस डोमेन के लिए बनाया गया है। ये लो पावर मैक प्रोटोकॉल है और इसकी रेंज छोटी ही होती है, 30 से 100 मीटर की इसकी रेंज है, ठीक है। तो 30 to 100 मीटर की रेंज है जेड वेव प्रोटोकॉल की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर जिग्बी स्मार्ट एनर्जी? टोपोलॉजी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। तो टोपोलॉजी यहाँ पे पूछा गया है कि जिग्बी स्मार्ट एनर्जी के अंदर कौन सी टाइप ऑफ टोपोलॉजी यूज़ होती है, बस टोपोलॉजी, रिंग, स्टार या एनी? हमने सारी पढ़ी हुई है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनने वाला है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं जिग्बी स्मार्ट एनर्जी के अंदर। तो जिग्बी स्मार्ट एनर्जी इज़ डिज़ाइंड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ आईओटी एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसे बनाया गया है आईओटी, जो बड़ी बड़ी आईओटी एप्लीकेशन होती है उसके लिए। इट सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी सच एज द स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, बीच में हब होता है या फिर स्विच होता है और इससे सारे जो नोड्स हैं वो आपके कनेक्टेड होते हैं और यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से आपका स्टार टोपोलॉजी काम करती है, ये पढ़ चुके हैं। ये आपका हब बोल लो या फिर इसको आप स्विच बोल सकते हो, सेंट्रल कंप्यूटर कह सकते हैं इसे बेसिकली आप एक तरीके का, ठीक है। हब या फिर स्विच होता है और यहाँ पे ये आपके नोड ए मान लो, ठीक है, नोड बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो और ई मान लो। तो ये आपकी स्टार टोपोलॉजी है। इसको मैंने पढ़ाया भी था, आप सब लोगों को पता भी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इसका आंसर स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 33rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डज नॉट एग्जिस्ट एट डेटा लिंक लेयर? डेटा लिंक लेयर पे इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होता है? जिग्बी स्मार्ट एनर्जी, लोरा वैन, वायरलेस HART या फिर सिक्योर MQTT? इनमें से कौन सा नहीं होता है, ठीक है। इस नोट को याद रखना, इससे कई बार गलती हो जाती है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सिक्योर MQTT ये जो प्रोटोकॉल है ये सेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल आपका सेशन लेयर पे काम करता है, ये आपका डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। इट इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ MQTT प्रोटोकॉल, ठीक है। सिक्योर MQTT जो है ना वो आपका MQTT का ही एक एडवांस वर्जन कह लो, जिसके अंदर इंक्रिप्शन है। बिकॉज सिक्योरिटी कब मिलती है, जब आप डेटा को इंक्रिप्ट कर देते हो ताकि बीच में कोई भी इंट्रूडर उसे ना पढ़ सके। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है बेस्ड ऑन अ लाइट वेट एट्रीब्यूट बेस्ड इंक्रिप्शन, ठीक है। तो लाइट वेट एट्रीब्यूट बेस्ड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके डेटा को इंक्रिप्ट किया जाता है इन सिक्योर MQTT प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आपका सेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है, इसे याद कर लेना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ SPI कंट्रोलर? इसमें से कौन सा टाइप है SPI कंट्रोलर का? माइक्रोवायर और प्लस माइक्रोवायर, डेटा SPI या फिर क्यूड SPI? तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा आपका क्यूड SPI। A queued SPI is a type of SPI controller that is used to send data queue from the SPI bus, ठीक है। SPI बस से ये सेंड करता है डेटा की क्यू, ठीक है। ये एक टाइप का क्या है आपका SPI कंट्रोलर है। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे इसका आंसर है ये, व्हाट इज़ MQTT प्राइमरीली यूज्ड फॉर? क्या मेन काम होता है आपके MQTT का? यूज़र कम्युनिकेशन के लिए, सिस्टम ट्रांसफ़र के लिए, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए या फिर क्रिएट कनेक्शन के लिए? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? MQTT का। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, इट इज़ अ पब्लिक मैसेजिंग प्रोटोकॉल। It is designed for lightweight machine-to-machine communication and it was originally developed by IBM Intelligence Business Machine, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर सी, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी रेट ऑफ जेड वेव। जेड वेव की आपसे फ्रिक्वेंसी रेट पूछी हुई है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देख लेते हैं। देखो, इसका आंसर है आपका 908.42 गीगाहर्ट्ज़। द फ्रिक्वेंसी रेट ऑफ जेड वेव इज़ 908.42 गीगाहर्ट्ज़। ये इसकी फ्रिक्वेंसी रेट है। द जेड वेव इज़ अ लो पावर मैक प्रोटोकॉल स्पेशली डिज़ाइंड फॉर द स्मार्ट होम एंड द स्मॉल बिजनेस डोमेन्स। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। 908.42 गीगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी की रेट है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ टेक्टाइल सेंसर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्टाइल सेंसर का दूसरा नाम क्या होता है? वेट सेंसर, इमेजिंग सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर या फिर टच सेंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा आपका टच सेंसर। ठीक है, टच टी से याद कर लो। ठीक है, टच सेंसर होता है आपका टेक्टाइल सेंसर। ठीक है, बेसिकली ये आपके जो फिजिकल टच है ना उसको क्या करता है? डिटेक्ट करता है। इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर यूज फॉर डिटेक्टिंग द फिजिकल टच। द साइज ऑफ दिस सेंसर इज़ वेरी स्मॉल। आपने देखा होगा जो आपके लैपटॉप पे, ठीक है, जहाँ पे आपका माउस पैड होता है ना, वहाँ पे क्या होता है? वो आपके फिजिकल टच को ही तो क्या करता है? डिटेक्ट करता है ना, तभी तो आप अपने कर्सर को मूव कर पाते हो। तो ये क्या होता है? बहुत छोटे सेंसर होते हैं साइज़ में और ईजिली आपके फिजिकल टच को पहचान लेते हैं। इनको आप टेक्टाइल सेंसर भी कहते हो। तो उसके दोनों नाम आपको याद करने हैं, टेक्टाइल सेंसर और टच सेंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटिव टच सेंसर्स इन आईओटी। कैपेसिटिव टच सेंसर्स कितने हैं आईओटी में? कितने टाइप के हैं? बेसिकली तो दो टाइप के होते हैं आपके कैपेसिटिव टच सेंसर इन आईओटी। ठीक है, तो दो कौन से हैं आपके? प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव सेंसिंग और आपका सरफेस कैपेसिटिव सेंसिंग। ठीक है, तो दो टाइप के, आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टच सेंसर्स इज यूज्ड इन अ सेल फोन। सेल फोन के अंदर कौन सा टच सेंसर यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा सेल फोन जो होता है उसकी एक टच स्क्रीन होती है जिस पे आप क्लिक करते हो और आपकी एप्लीकेशंस खुल जाती है, नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं। तो उसके अंदर कौन सा टच सेंसर यूज़ करते हैं? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रेजिस्टिव टच सेंसर, ह्यूमन सेंसर, कैपेसिटिव टच सेंसर या फिर फॉलो सेंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कैपेसिटिव टच सेंसर। ठीक है, तो जो दो टाइप के होते हैं ना, इसके टाइप आपको याद करने हैं। एक आपका होता है सरफेस वाला और एक आपका होता है प्रोजेक्टेड। ठीक है, द कैपेसिटिव टच सेंसर्स आर वाइडली यूज्ड इन द पोर्टेबल डिवाइस सच एज सेल फोन्स। द मेन रीजन फॉर दिस सेंसर डेवलपमेंट ऑन द मोबाइल फोन इज लो कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी एंड डिज़ाइन। ठीक है, एक तो ये छोटा होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है, अच्छा चलता है और इसकी कॉस्ट भी लो होती है। इसीलिए इसे पोर्टेबल डिवाइस जैसे आपका सेल फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज GSN वर्क ऑन। GSN किस लैंग्वेज पे काम करता है? पाइथन, जावा, एंड्रॉयड या फिर C++। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जावा। GSN की फुल फॉर्म है ग्लोबल सेंसर नेटवर्क। ठीक है, अगेन फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। GSN वर्क्स ऑन जावा लैंग्वेज बिकॉज जावा लैंग्वेज इज़ पोर्टेबल इन नेचर। आप ये बात भी जानते होंगे कि जो भी आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन होती है उसमें मोस्टली जावा लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और जो आपका एंड्रॉयड है ना उसमें ऑलमोस्ट जावा का यूज़ करते हैं। द अदर लैंग्वेज सच एज C++, पाइथन एंड HTML इज़ नॉट पोर्टेबल इन नेचर। जावा लैंग्वेज क्या होती है? पोर्टेबल होती है, मतलब इसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाओ ये चल जाती है ईजिली। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस आपकी पोर्टेबल नहीं होती है। तो पोर्टेबल का मतलब क्या है कि इसका सोर्स कोड आप किसी भी सिस्टम पर चलाओ ये इजीली वर्क करता है, लेकिन बाकी लैंग्वेज का नहीं करता। इसीलिए GSN ग्लोबल सेंसर नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं जावा लैंग्वेज का। ठीक है, जावा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क।
ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में भी। शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क का एग्जांपल क्या होगा? वीपीएन, वाईफाई, इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वीपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है आप सब लोग जानते होंगे, आपको इसमें कमेंट में बताना है क्या इसकी फुल फॉर्म है। वाईफाई की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट में, और वर्ल्ड वाइड वेब तो पता ही आपको क्या होता है। इसमें से शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट में, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स को बता दो कि यहाँ पे इस चैनल पे तैयारी हो रही है ओ लेवल की, और जल्द ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई आपके डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।